हे गाइस, मैं हूँ चारू। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको मुस्लिम लॉ का इंट्रोडक्शन और हु इज़ मुस्लिम पढ़ाया था। आज हम उससे आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ, हम इसे दो पार्ट्स में कवर कर सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्सेज में फर्स्ट है कुरान। कुरान को मुस्लिम्स में उनके लॉ का बेस माना जाता है। कुरान मुस्लिम्स की होली बुक है। जैसे हिंदुओं की रामायण गीता होती है, क्रिश्चियंस की बाइबल होती है। ऐसा माना जाता है कि अल्लाह ने अपने मैसेंजर गैब्रियल के जरिए प्रॉफिट से बात की थी और उन्हें संदेश भेजे थे समय समय पर, जो कि कुरान में लिखे हुए हैं। कुरान में 114 चैप्टर्स जिन्हें सूरा बोलते हैं, 6,666 वर्सेस हैं और कुरान के 200 वर्सेस लीगल प्रिंसिपल्स हैं और 80 वर्सेस पर्सनल लॉ जैसे मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस एक्सेट्रा से डील करते हैं। कुरान में अल्लाह ने जो अपने मैसेंजर के जरिए प्रॉफिट को संदेश भेजे थे वही सब रिटन फॉर्म में है। दूसरा सोर्स है ट्रेडिशंस। ट्रेडिशंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये डायरेक्ट अल्लाह के वर्ड्स नहीं हैं। पहला पार्ट है सुन्नत, जो प्रॉफिट ने खुद किया था या उन्होंने कहा था या जो उनकी प्रेजेंस में हुआ था पर उन्होंने उसे मना नहीं किया, शामिल है। दूसरा अहदीस, इसे हदीस भी कहते हैं, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किया गया हो या मेजॉरिटी ने एक्सेप्ट किया हो या इंडिविजुअली एक्सेप्टेड हो, शामिल है। तीसरा है इज्मा। अगर कुरान और ट्रेडिशन से किसी बात का सॉल्यूशन नहीं मिलता है, उस केस में प्रॉफिट मोहम्मद की अनुयायी या जूरिस्ट का ओपिनियन ले सकते हैं। चौथा है कियास। अगर तीनों सोर्सेस में से किसी से सॉल्यूशन ना मिले तो उस केस में हम तीनों सोर्सेस को मिलाकर डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद आती है सेकेंडरी सोर्सेस। सेकेंडरी सोर्सेस में पहला है कस्टम, जो कि कंटिन्यूटी में होना चाहिए, बिना किसी इंटरप्शन के, और लीगली और मॉरली रॉन्ग नहीं होना चाहिए। दूसरा है लेजिस्लेशन। क्योंकि मुस्लिम लॉ कॉडिफाइड नहीं है हमारे इंडिया में, मुस्लिम्स के कुछ एस्पेक्ट्स शरीयत एक्ट 1937, द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 एक्सेट्रा से रेगुलेट किए जाते हैं। तीसरा है इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। अगर किसी टॉपिक पर कोई लॉ नहीं है तो उस केस में जज इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस से डिसीजन ले सकते हैं, पर उनका डिसीजन लॉ के या सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। चौथा है प्रेसिडेंट। अगर कोई हायर कोर्ट किसी केस में डिसीजन देती है तो वह उस हायर कोर्ट की लोअर कोर्ट पे बाइंडिंग होता है, जब तक कि हायर कोर्ट अपना डिसीजन चेंज ना कर दे या फिर हायर कोर्ट से कि हायर कोर्ट कोई और डिसीजन ना ले ले। हम शॉर्ट में स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ भी पढ़ लेते हैं। मुस्लिम लॉ के 3 स्कूल हैं, सुन्नी स्कूल, शिया स्कूल और मौजिला स्कूल। मौजिला स्कूल अब एग्जिस्ट नहीं करता है। प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद यह क्वेश्चन उठा था कि उनके बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। शिया स्कूल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट के सन इन लॉ, जो कि फातिमा के शोहर थे, उनका उत्तराधिकारी बनना चाहिए, पर सुन्नी स्कूल के लोगों का मानना था कि उत्तराधिकारी इनहेरिटेंस से नहीं बल्कि इलेक्शन से चुना जाना चाहिए, और ये दो मत आपस में बट गए और शिया और सुन्नी स्कूल बन गए। फातिमा, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद की दूसरी वाइफ आयशा की बेटी थी, फातिमा के हस्बैंड अबू बकर पहले खलीफा बने थे। सुन्नी स्कूल को हम 4 सब स्कूल्स में डिवाइड कर सकते हैं, हनाफी स्कूल, शेफई स्कूल, मलिकी स्कूल और हनबली स्कूल। इंडिया में हनाफी स्कूल की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। ये प्रिज्यूम किया जाता है कि हनाफी स्कूल पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कवर करता है।
हनाफी स्कूल के बाद शेफाई स्कूल की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। शिया स्कूल को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इतना असारिया, इस्माइलिया एंड जायदा। शिया स्कूल में इतना असारिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है हमारे इंडिया में। गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू गाइस।